राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। इस चौपाई का अर्थ यह है कि श्री राम ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य रूप धारण किया, स्वयं कष्ट सहकर भी साधुओं को सुखी बनाया। लेकिन उन्हीं प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव यानी रामनवमी के दिन देश के कई राज्यों में हिंसा भड़क गई। मध्य प्रदेश के खरगोन, गुजरात के साबरकांठा और आणंद, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा समेत कई राज्यों में पथराव हुआ। आगजनी हुई तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जेएनयू में रामनवमी पर नॉनवेज को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत छात्रों के बीच मारपीट तक पहुंच गई। तो सवाल यह कि आखिर आस्था के नाम पर हिंसा भड़काने वाले कौन हैं जो राम के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं और देश की शांति के खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं। राम के नाम पर दंगा प्लान। रामनवमी पर साजिश का पत्र। अब दंगाई पर शिवराज का बुलडोजर। गुजरात सुलगा, बंगाल झुलसा, मध्य प्रदेश में साजिश किया और ये सब कुछ हुआ उन राम के नाम पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। आखिर रामनवमी पर कौन है जिसने मर्यादा को तार तार कर दिया? मध्य प्रदेश के खरगोन में शिवराज का बुलडोजर आरोपियों पर कहर बनकर टूट रहा है। दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में 50 लोगों की पहचान की गई है। 4 सरकारी कर्मचारी भी आरोपों के घेरे में हैं। 3 को बर्खास्त कर दिया गया है, 1 सस्पेंड है और बाकी आरोपियों की पहचान कर उनके घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। दंगाइयों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और जो भी आदमी हमें इसमें इन्वॉल्व मिलेगा उन सब के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी। और अभी कुछ कार्रवाई आप देख रहे हैं कि वो कार्रवाई शुरू भी हो गई है और हर तरह से जो भी हमें लगता है कि अपराधी की कमर तोड़ने के लिए हमें आवश्यक है वो सारी कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन एक्शन में है, लेकिन टेंशन कैसे बढ़ी अब आप वो तस्वीरें भी देख लीजिए। राम भक्त भक्ति में लीन है। जय श्री राम के नारों से पूरा माहौल भक्तिमय है। आरोप है कि तभी रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ और खरगोन के गोले शहर के तालाब चौक इलाके में तनाव बढ़ गया। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। शहर सुलग उठा, गाड़ियां जल उठी। तालाब चौक, मोहन टाकीज, तवड़ी मोहल्ला, बिट्ठल मंदिर, सराफा बाजार समेत कई इलाकों में पथराव की खबरें आने लगी। 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एसपी को गोली लगी, हालांकि वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हिंसा पर रोक लगाने के लिए पुलिस भी एक्शन में आ गई। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। तनाव वाले इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। 60 से ज्यादा लोग हिरासत में ले लिए गए। रात 3 बजते बजते हालात काबू में कर लेने का दावा किया गया, लेकिन सियासत अभी बाकी थी। खरगोन में भड़की इस हिंसा की जांच के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल मीटिंग की, तो कांग्रेस के दिग्गज और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जांच के लिए अपनी ही कमेटी बना दी। सज्जन सिंह वर्मा की अध्यक्षता में 5 लोगों की टीम तैयार की गई है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देगी। हिंसा किसने की, जिम्मेदार कौन है, धरपकड़ जारी है और शिवराज सिंह चौहान ने 2 टूक कह दिया है कि सिर्फ जेल नहीं होगी, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। पथराव और आगजनी की ये तस्वीरें गुजरात के साबरकांठा की हैं। बस कुछ देर पहले ही यहाँ रामनवमी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते भगदड़ मच गई, जिसके बाद भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े।
आरोप है कि रामनवमी के जुलूस के दौरान अचानक कुछ उपद्रवियों ने जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों की भीड़ ने जुलूस में शामिल कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद यहां भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। हिंसा के बाद इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। रामनवमी में आगजनी और पथराव की अकेली घटना नहीं थी। गुजरात के आणंद में भी श्री राम जन्म की खुशियों पर उपद्रवियों ने ग्रहण लगा दिया। जलती हुई गाड़ियां, बिखरे पड़े पत्थर के टुकड़े, टूटी हुई दुकानें हिंसा और हंगामे की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब चारों ओर पुलिस का पहरा है। 57 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। 9 लोग गिरफ्तार किए गए। 10 अप्रैल को हिंसा और हंगामे की ऐसी ही तस्वीर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भी सामने आई। बताया जा रहा है कि एक मस्जिद के सामने से रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था। वहां तैनात पुलिस वालों ने लोगों से जुलूस दूसरे रास्ते से ले जाने को कहा, जिस पर विवाद बढ़ गया। नौबत लाठीचार्ज तक पहुंच गई। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक पुलिस के एक्शन ने उपद्रवियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। गिरफ्तारी जारी है, बवाल थमा हुआ है। लेकिन सवाल बाकी है कि क्या ये साजिश के वो पत्थर थे जो रामनवमी पर पूरे देश को सुलगाने के लिए फेंके गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। कुलगाम में पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला है। कुलगाम के खुरबतपोरा में मुठभेड़ ये जारी है। आतंकियों को घेर लिया है पुलिस ने और पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। पिछले कुछ दिनों में आतंकी घटनाओं में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खालिद, क्या स्थिति है वहां, कितने आतंकी हो सकते हैं और अभी मुठभेड़ किस स्तर पर पहुंची है? देखिए, कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। ये कुलगाम के गांव में जो गोत्र गांव है वहां पर 1 से 2 मिलिटेंट के छुपे होने की खबर होने के बाद तुरंत वहां लॉन्च किया गया और जैसे ही उस स्पॉट को जीरो इन किया गया तो छुपे हुए मिलिटेंट्स ने पुलिस के मुताबिक फायरिंग कर दी। सर्चिंग पार्टी पे जवाबी कार्रवाई हुई और मुठभेड़ चल रही है। हालांकि अभी अब अंधेरा होने वाला है, इसलिए उस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं ताकि मिलिटेंट जो है यहाँ से फरार न हो सके। लेकिन अभी भी जो मिल रही है कि फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है और कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्द हो इस ऑपरेशन को संपन्न किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया खालिद इस पूरी जानकारी के लिए। रामनवमी के दिन देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान कहे जाने वाले जेएनयू में भी संग्राम छिड़ गया। नॉनवेज को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के छात्र आमने सामने आ गए। दोनों ओर से एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए जा रहे हैं और विवाद बढ़ा हुआ है। हमको किसी के पूजा से कोई दिक्कत नहीं था, ना रहेगा, ना रहा था। लेफ्ट के साथ प्रॉब्लम है कि रामनवमी के दिन 4 प्रोग्राम कैसे हो गए। एनएसयूआई को ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये मारपीट शुरू की गई। बीवीपी अपना जो सोच है वो लोगों पे थोपना चाहता है। इस देश में खाली मुसलमान नॉनवेज नहीं खाता है, मैं खाता हूँ। मेरा नाम इंसाई बालाजी है। आप नहीं खाना चाहते मत खाइए। तो आपकी मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि नॉनवेज आप खाओ। ये सुनियोजित तरीके से मारपीट करने के लिए हिंदुत्व से रिलेटेड कोई प्रोग्राम ना हो। ट्यूबलाइट से, कांच के बोतल से पत्थर फेंक के मारा गया है। स्टूडेंट्स बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। लोगों के हाथ में बोतल था कांच का जो टूटा हुआ था, मेरे हाथ में वो लोगों ने वो बोतल डाल दिया था। अपनी अपनी दलील, अपना अपना आरोप और अपना ही फैसला। जेएनयू कैंपस एक बार फिर लेफ्ट राइट के बीच उलझ गया है। कैंपस की लड़ाई सड़क और तुगलक रोड थाने तक पहुंच चुकी है। विवाद की पूरी पिक्चर दिखाने से पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें जेएनयू के लेफ्ट विंग के छात्र थाने के भीतर ही नारेबाजी कर रहे हैं। कैंपस में हुए हंगामे के बाद सरकार से वामपंथी छात्रों की नाराजगी बढ़ी हुई है और उनका प्रदर्शन जारी है। थाने में प्रदर्शन करने पहुंचे 22 छात्र हिरासत में भी लिए गए।
यह हंगामा बढ़ा है रामनवमी के दिन से, जब देश भगवान राम को याद कर रहा था। श्री राम जन्म के दिन हवन पूजन हो रहा था, तब जेएनयू में धर्म युद्ध छिड़ा। नॉनवेज खाने और न खाने को लेकर विवाद बढ़ा हुआ था और मारपीट हो रही थी। इस हंगामे में एक तरफ एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गुट बताया गया, तो दूसरी ओर वामपंथी छात्र संगठनों का कुंभ। एबीवीपी का आरोप है कि रविवार को रामनवमी के मौके पर जब कुछ छात्र कैंपस में पहली बार पूजा का आयोजन कर रहे थे, तो लेफ्ट विंग के छात्रों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने हमला कर दिया। दावा किया गया कि हमले में एबीवीपी के कई छात्र घायल हुए, लेकिन लेफ्ट छात्र संगठनों ने इन आरोपों को नकार दिया। उनका दावा है कि कावेरी हॉस्टल में हर वीकेंड की तरह इस बार भी नॉनवेज खाना बनने वाला था, लेकिन एबीवीपी समर्थक छात्रों ने न केवल नॉनवेज सप्लाई करने वाले वेंडर को जबरन भगा दिया, बल्कि कावेरी हॉस्टल के मेस सचिव के साथ मारपीट की। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष साई बाला ने इसे साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया। लेफ्ट समर्थकों का आरोप है कि नवरात्रों में नॉनवेज खाने से छात्रों को रोका गया और यहीं से झड़प की शुरुआत हुई। वहीं एबीवीपी ने भी एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में मारपीट, पथराव और गाली गलौज करते कई विद्यार्थी दिखे। दावा किया गया कि वीडियो में जो शख्स पथराव करता दिखा वो वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई का अध्यक्ष हरेंद्र है। और अब वो खबर जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। प्लास्टिक हमारी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बनकर के रह गया है। चाहे हमें पानी पीना हो या फिर बाजार से सामान लाना हो, हमारा घर हो या दफ्तर, प्लास्टिक हर जगह मौजूद है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि प्लास्टिक सिर्फ हमारे घर और दफ्तर ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी जगह बना रहा है। ब्रिटेन के हल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में यह हैरान करने वाला खुलासा हुआ है और यह पता चला है कि प्लास्टिक हमारे फेफड़ों के अंदर धीरे धीरे जमा हो रहा है। आज पूरी दुनिया चैन की ही नहीं, साफ हवा में सांस लेने के लिए भी जूझ रही है। हवा जहरीली हो चुकी है और इस जहर को सांस के जरिए धीरे धीरे पीना हमारी मजबूरी बन चुकी है। WHO की माने तो पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही साफ हवा में सांस ले पा रहे हैं, यानी दुनिया के 99% लोगों को सांस लेने के लिए ताजी और साफ हवा तक नसीब नहीं है। लेकिन इस जहर में भी एक ऐसा जहर समाया है जिसकी काट किसी के पास नहीं। दरअसल एक रिसर्च के दौरान इंसान के फेफड़ों में पहली बार प्लास्टिक के कण मिले हैं। ब्रिटेन की हल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पता चला है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं वो हवा में घुलकर हमारे शरीर में पहुंच रही है। जो प्लास्टिक का पोल्यूशन है वो एयर, वाटर और फूड तीनों जरिए से हमारे शरीर में पहुंच रहा है। कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे क्लिनजिंग मटेरियल में प्लास्टिक यूज होता है। नैनो पार्टिकल्स और माइक्रो पार्टिकल्स इंटेंशनली क्रिएट किए जाते हैं उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और वो आपके मेकअप के साथ, आपके क्लिनजर के साथ, हवा के साथ आपके शरीर में चला जाता है। ये जानकारी तब सामने आई जब ब्रिटेन के 13 लोग अपने फेफड़ों में इन्फेक्शन का इलाज करवाने अस्पताल पहुंचे। इन सभी का ऑपरेशन किया जाना था, लेकिन तभी वैज्ञानिकों को शक हुआ और उन्होंने जांच के लिए सभी के फेफड़ों के टिश्यूज सैंपल के तौर पर निकाल लिए। लेकिन जब इन सैंपल की जांच की गई तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इन 13 लोगों में से 11 के फेफड़ों में प्लास्टिक के कण पाए गए। स्टडी के मुताबिक जिन 11 लोगों के फेफड़ों में प्लास्टिक मिली है उनमें सबसे ज्यादा मात्रा पॉलीप्रोपिलीन की है। ये वही प्लास्टिक है जिससे पॉलीबैग यानी पतली प्लास्टिक के थैले बनाए जाते हैं। लोगों के फेफड़ों में ये प्लास्टिक करीब 23% तक मिली है। दूसरे नंबर पर आती है PET यानी वो प्लास्टिक जिससे पानी की बोतलें बनाई जाती हैं। फेफड़ों में इसकी भी 18% मात्रा मिली है, जबकि जिस रेजिन प्लास्टिक से बोरियां बनती हैं उसकी 15% मात्रा भी फेफड़ों में पाई गई। दूसरे किस्म की अलग अलग प्लास्टिक की 16% मात्रा भी इंसानी फेफड़ों में मिली है। दरअसल प्लास्टिक लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। बाजार से सब्जियां, फल लाने हो
दवाइयां या कपड़े खरीदने हो या फिर पानी ही क्यों ना पीना हो, प्लास्टिक हर जगह मौजूद है। बिना प्लास्टिक आज जिंदगी की कल्पना तक नहीं की जा सकती। प्लास्टिक का ये है कि मतलब कि अगर आप उसका यूज कर रहे हो तो आपका सामान बिखरेगा नहीं या मतलब वो खराब नहीं होगा, तो मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसलिए मतलब ये बेसिक नीड एक आदमी की बन चुके हैं। गवर्नमेंट भी इस चीज को मतलब यही है कि बस कम से कम इसका यूज हो। हालांकि आपकी सावधानी आपको इस खतरे से बचा सकती है। आपके शरीर में प्लास्टिक न पहुंचे, इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जैसे प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना न खाएं, प्लास्टिक की जगह स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक के कप में चाय पीने के बजाय कुल्हड़ का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक के सामान और कचरे को खुले में कभी ना फेंकें। पानी पीना हो तो प्लास्टिक की बोतल की जगह तांबे, स्टील या कांच की बोतलों का ही इस्तेमाल करें। यानी अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो प्लास्टिक के इस जानलेवा खतरे से दूर रहने के साथ सेहतमंद भी रह सकेंगे। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। एजेंडा इंडिया का में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत का दोस्त है रूस और भारत के हर दो सुख दुख में रूस ने भारत का समर्थन किया है। लेकिन यूक्रेन के साथ जंग में रूस की बदनामी हो रही है। एक ब्रिटिश अखबार के मुताबिक रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ साथ अब लोगों को डराने के लिए उनके बच्चों को टारगेट कर रहा है। एक यूरोलॉजिस्ट के बयान को आधार बनाकर छापी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना बच्चों के खिलौनों और टेडी बियर में बम प्लांट कर रही है, धमाके कर रही है, ताकि हथियार उठा चुके यूक्रेन के लोगों को सरेंडर के लिए मजबूर कर सके। इस अखबार के मुताबिक पुतिन का टेडी बियर प्लान क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ज़ेलेंस्की कब है, पुतिन लाएंगे प्रलय। रूस का खूनी खिलौना, युद्ध हुआ घिनौना। पुतिन का प्लान घातक, टेडी बियर में विस्फोटक। आसमान से आग बरस रही है, टैंक से निकलते गोले तबाही मचा रहे हैं, बारूद बवंडर की तरह सब कुछ बर्बाद करता जा रहा है। पुतिन अपनी जिद पर कायम है और यूक्रेन में मरघट का मातम है। Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави, можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб, але ми готуємось до цих їхніх дій. 47 दिनों से रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाओं की एक दूसरे को मिटाने की पूरी तैयारी है। जहां एक तरफ रूस ने निप्रो एयरपोर्ट को मिसाइल हमले से तबाह कर दिया है, खार्किव में बम बरसाकर लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई में रूसी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस के 19,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की को यह भी पता है कि खतरा अभी टला नहीं, बल्कि रूस और ज्यादा आक्रामक होने वाला है। ज़ेलेंस्की अपने सहयोगियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं पुतिन यूक्रेन को घुटनों पर लाने का प्लान बना रहे हैं और इसी प्लान का हिस्सा है टेडी बियर बम। इसमें दो राय नहीं कि रूस इस जंग में खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिससे पूरी दुनिया हैरान है, और ये खुलासा किया है ओलेक्जेंडर यात्सिन ने। ब्रिटेन से डॉक्टरी की पढ़ाई कर पोलैंड लौटे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ओलेक्जेंडर यात्सिन ने एक ब्रिटिश अखबार को बताया कि रूस के सैनिक यूक्रेन के लोगों में डर पैदा करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन के लोगों को बच्चों का खून बहाने का डर दिखाकर सरेंडर के लिए मजबूर कर रही है। इसके लिए बच्चों के खिलौनों और टेडी बियर में विस्फोटक भरकर धमाके किए जा रहे हैं।
डॉक्टर अलेक्जेंडर यत्सीन की माने तो रूसी सैनिकों ने पहले शहरों पर बमबारी की, जो जहां मिला उस पर गोली चला दी, सड़कों पर लैंडमाइंस बिछा दिए और अब वो सबसे बर्बर तरीका अपनाने पर उतर आए। पुतिन के सैनिक बच्चों के खिलौनों में विस्फोटक भरकर धमाके कर रहे हैं, आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर यत्सीन फिलहाल कीव में है और जंग में जख्मी हुए लोगों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या डॉक्टर अलेक्जेंडर यत्सीन का दावा सही है? क्या पुतिन की सेना टेडी बियर बम का इस्तेमाल कर रही है? क्या रूस की फौज जंग जीतने के लिए बच्चों को निशाना बना रही है? वैसे कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस ने डोनबास शहर के एक रेलवे स्टेशन पर रॉकेट हमला किया था। इस हमले में 50 लोगों की जान चली गई थी। तो वहीं एक मिसाइल इस स्टेशन के पास गिरी जिस पर लिखा था ये बच्चों के लिए। वैसे रूस की माने तो वो आम नागरिकों को टारगेट नहीं कर रहा, केवल सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। लेकिन एक बात तो शीशे की तरह साफ है और वो ये कि लंबी खिंचती जंग से अब रूस की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है, जिसकी तस्दीक करता है पुतिन का ये फैसला। खबरों के मुताबिक पुतिन ने रूस के साउदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के जनरल अलेक्जेंडर डॉर्निकोव को यूक्रेन में रूस के सैन्य हमले के लिए थिएटर कमांड के रूप में नियुक्त किया। कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉर्निकोव कई मोर्चों के बजाय सिर्फ डोनबास क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 60 वर्षीय डॉर्निकोव सीरिया में रूस के मिलिट्री ऑपरेशन के पहले कमांडर थे। पश्चिमी मीडिया की माने तो डॉर्निकोव युद्ध में आम नागरिकों को निशाना बनाने और क्रूर हथकंडे अपनाने के लिए जाने जाते हैं। लिहाजा अंदेशा ये जताया जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए हद से गुजर जाएगा। बहुत मुमकिन है कि रूस यूक्रेन में लाशें बिछा देगा और अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में पुलिस के 2 जवान अभी घायल हुए हैं। कुलगाम में पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। कुलगाम के खुरबतपोरा इलाके में यह मुठभेड़ जारी है। आतंकी भी लगातार फायरिंग कर रहे हैं। खालिद हुसैन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है और कितने आतंकी अभी छिपे हो सकते हैं? देखिए, जो इनिशियल इनपुट था सिक्योरिटी फोर्सेस के पास वो 1 से 2 मिलिटेंट का था, लेकिन ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि एक्यूरेट तभी पता चलता है जब ऑपरेशन खत्म होता है। अभी जो आईजीपी कश्मीर ने बताया कि 1 मिलिटेंट जो है मार गिराया गया है और अभी भी मुठभेड़ जो है चल रही है। इसमें 2 पुलिसकर्मी जो है वो घायल भी हुए हैं। उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है गया जहाँ उनका इलाज चल रहा है और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। ये जॉइंट ऑपरेशन है सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का। मैं आपको बता दूं, इस वर्ष की अगर हम बात करें तो ये 35वीं मुठभेड़ है और अब तक इस आतंक को, इस मिलिटेंट को मिलाकर अगर हम बात करें तो लगभग जो है अब 40 के करीब। बिल्कुल खालिद, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। आप सभी ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास से आई जंग की तस्वीरों को देखा होगा। कीव के रिहायशी इलाकों में रूसी हमलों से हुई बर्बादी भी आपने देखी। मोर्चा लिए यूक्रेन के सैनिकों को भी आपने देखा। लेकिन अब कीव से ही कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो अब तक की बर्बादी की तस्वीरों से थोड़ा हटकर हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति कीव की सड़कों पर बेफिक्र होकर के घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंग ही ना हो रही हो। यह वीडियो तब आया है जब यूक्रेन ने दावा किया कि कीव में 1200 से ज्यादा शव बरामद किए गए हैं। ऐसे में जॉनसन के वॉर टूरिज्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ी है, दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की राजधानी कीव में घूम रहे हैं। एक तरफ रूस की मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर बरस रही हैं,
तो दूसरी तरफ जॉनसन और जेलेंस्की कीव में खुले आसमान के नीचे चहलकदमी कर रहे हैं। एक तरफ कीव इलाके में सैकड़ों शव मिलने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जॉनसन और जेलेंस्की हंसते मुस्कुराते कीव में जनता से मुलाकात कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो बिल्कुल विपरीत तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। साथ में है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन में जंग के हालात हैं। ऐसे में रूस की कौन सी मिसाइल या रॉकेट कहां और किस वक्त आकर गिरेंगे कोई बता नहीं सकता। लेकिन जिस तरह जॉनसन और जेलेंस्की कीव शहर के सड़क पर घूम रहे हैं, उससे लगता नहीं कि उन्हें किसी हवाई हमले का खौफ हो। दोनों के चेहरे पर एक तरह की बेफिक्री दिख रही है, मुस्कुराहट है। दोनों की सुरक्षा भी कोई बहुत खास नहीं दिख रही है। दोनों नेताओं के आसपास हथियारबंद गिने चुने कमांडर ही नजर आ रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा जरूर है, कुछ लोग ही सड़क के आसपास दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जॉनसन और जेलेंस्की इतनी बेखौफ होकर खुले आसमान के नीचे कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन लगातार दावे कर रहा है कि रूस की फौज रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रही है, बेकसूर लोगों को निशाना बना रही है। अभी रविवार को ही यूक्रेन की एक बड़ी अधिकारी ने मीडिया में दावा किया कि कीव क्षेत्र से 1222 शव मिले हैं। जिन क्षेत्रों से शव बरामद हुए हैं, उनमें से कई इलाके पीछे हटने से पहले रूसी फौज के नियंत्रण में थे। सुनिए यूक्रेन का क्या दावा है। About Kyiv region, for this morning we have actually number only for this morning 1,222 dead people only in Kyiv region. Of course, what we see on the ground in all regions of Ukraine, it's war crimes, crimes against humanity. सुना आपने, यूक्रेन दावा कर रहा है कि कीव में 1200 से ज्यादा शव बरामद हुए हैं। ऐसे में कोई भी ये सवाल जरूर पूछेगा कि जब कीव में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, तो बोरिस जॉनसन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया। जेलेंस्की खुद आरोप लगा चुके हैं कि वो और उनका परिवार रूस के नंबर 1 टारगेट पर हैं। तो क्या उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी? लेकिन जंग के भयानक माहौल के बीच राजधानी कीव में मामूली सुरक्षा के बीच जॉनसन लोगों से मुलाकात कर रहे थे। सड़क पर ही खड़े होकर लोगों के सामने उन्होंने जेलेंस्की की तारीफ भी की। It's nice to meet you, and it's been our privilege to help you have a remarkable president, Mr. Zelensky, who's done an outstanding job, and we simply wish to keep supporting the people of Ukraine for as long as it takes. जॉनसन और जेलेंस्की की बेफिक्री से दो ही बातें समझ में आती हैं। या तो यूक्रेन ने रूस को पीछे हटने को मजबूर कर दिया है, रूस युद्ध हार रहा है और जंग अब यूक्रेन के कंट्रोल में है, या फिर रूस के खिलाफ नरसंहार पर यूक्रेन के दावे झूठे और मनगढ़ंत हैं। ये भी सवाल उठता है कि यूक्रेन युद्ध को जितना भयानक और तबाही वाला बता रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जेलेंस्की अपने दावे पर कायम हैं। रविवार को उन्होंने फिर दावा किया कि रूस का मिसाइल अटैक और बढ़ सकता है। Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави, можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб. Але ми готуємось до цих їхніх дій. Ми будемо відповідати, будемо ще активніше забезпечувати Україну зброєю. अभी कुछ ही दिन पहले रूस की तरफ से बयान आया था कि ये युद्ध नहीं है, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। रूस सिर्फ चुनिंदा सैन्य ठिकानों को ही निशाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल कुछ दिनों पहले बुचा शहर में नरसंहार का आरोप लगाया था यूक्रेन ने, और रूस ने यह जवाब दिया था कि ये सारी प्लानिंग रूस को बदनाम करने के लिए की जा रही है। और इसके लिए रूस ने यह भी आरोप लगाया कि एक्टर्स की मदद से ऐसे सीन क्रिएट किए जा रहे हैं जिसमें भीषण नरसंहार दिखाया जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि रूस की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, क्या उनमें सच्चाई हो सकती है? क्योंकि पहले भी यूक्रेन लगातार ऐसे दावे करता रहा है कि रूस की
सेना भयानक नरसंहार कर रही है और उससे बचने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा हथियारों की जरूरत है, जो कि नेटो और वेस्टर्न कंट्री उन्हें मुहैया कराए। तो ऐसे में जिस तरह से कीव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति आराम से घूमते नजर आए, सवाल यही उठा कि अगर वहां भीषण बर्बादी हो रही है, तबाही हो रही है, जबरदस्त हमले कर रहा है रूस, तो फिर जॉनसन और जेलेंस्की कैसे आराम से घूम रहे हैं? और शिवांगी ठाकुर ने इसी को लेकर हमें एक रिपोर्ट भेजी है, आइए आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी यूक्रेन के बुजोवा इलाके में है। आपको बता दें कि बूचा और बोद्रियांका में जो नरसंहार देखने को मिला, वैसे ही तस्वीर यहाँ भी देखने को मिल रही है। यूक्रेन की सेना लगातार दावा कर रही है कि यहाँ पर भी इसी तरह से लोगों को मौत के घाट उतारा गया। और देखिए तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी शव बरामद हुए हैं, अभी भी खून के धब्बे यहाँ जगह जगह पर ऐसे ही गिरे पड़े हैं। और आपको बताएं कि ये जो मैनहोल आपको इस वक्त नजर आ रहा है, यहाँ पर एक मां को बुलाया गया था उनके बेटे की बॉडी की शिनाख्त के लिए। जरा कैमरा पैन करके हम आपको दिखाएंगे कि उनका बेटा यूक्रेन की सेना में काम करता था और जब उस मां को यहाँ बुलाया गया शिनाख्त करने के लिए, तो ऊपर से ही उन्होंने बेटे का जो जूता है उसको पहचाना और फिर पहचान की। यहाँ अभी भी जगह जगह पर खून के धब्बे ऐसे ही पड़े हुए हैं और ये पूरा इलाका मारिया और माइलो, ये दो गांव हैं, इसके बीच आता है। यहाँ पर भी गैस स्टेशन के पास ही ये पूरा रूसी सेना की ओर से जो है हमला किया गया और ऐसे ही इस पूरे इलाके में सैकड़ों लोगों की जान गई। यूक्रेन की सेना लगातार कह रही है कि जैसे जैसे रूसी सेना के कब्जे में जो इलाके थे वो यूक्रेन की सेना के पास आ रहे हैं, रूसी सेना द्वारा किए गए बर्बरता की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बुजोवा से कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। पाकिस्तान को आज उसका 23वां प्रधानमंत्री मिल गया है। शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुन लिया गया है और अब से थोड़ी देर में वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन शहबाज के पीएम बनने से पहले एक बड़ी खबर आई पाकिस्तान से। शहबाज के भाई नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान लौटने वाले हैं। ईद के बाद नवाज शरीफ की वापसी हो सकती है और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस लौटने के बाद इमरान खान से बदला ले सकते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कामयाब हुई और हक की कामयाबी हुई और बातिल को शिकस्त हुई। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। हम सब मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये एक 3.5 साल बाद शरीफ परिवार की पाकिस्तान की सत्ता में वापसी हो गई। सरकार ने असेंबली में इस्तीफा दिया था, सदारा याफ्ता स्पीकर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सोमवार को पाकिस्तान की संसद यानी नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ के पक्ष में 174 वोट पड़े। शहबाज के नाम का ऐलान होते ही शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली में उस कुर्सी पर जाकर बैठ गए जहां इमरान खान बैठते थे, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। शहबाज शरीफ के बगल में बैठे थे आसिफ अली जरदारी और जरदारी के बगल में बैठे थे उनके बेटे बिलावल भुट्टो। यानी अब ये है पाकिस्तान के नए हुक्मरान। प्रधानमंत्री चुनने के बाद शहबाज शरीफ ने सबसे पहले सीक्रेट चिट्ठी को लेकर इमरान पर निशाना साधा। पिछले एक हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा था और कितनी ढिठाई के साथ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, कहां से आया। आज हम मुस्तफी होने का इससे पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदस्यों ने प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोटिंग का बहिष्कार करते हुए सामूहिक इस्तीफा दे दिया। उससे पहले पूर्व विदेश मंत्री और पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी ने भरे सदन में शहबाज शरीफ पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया। आज कौन नहीं जानता कि वो मुसल्लत किए जा रहे हैं और कौम का मैंडेट उनके पास नहीं है। जोड़ तोड़ करके एक आर्जी
जोड़ तोड़ करके एक आरजी कोलिशन कायम किया गया है जो देर पा न होगा। लिख लीजिए मेरे अल्फाज, तारीख नोट कर ले कि ये एक आरजी अलायंस है जो बिखर जाएगा। आज कौन नहीं जानता कि मुल्क का जो मुंतखब होने वाला वजीरा है, वजीर आजम है, उसने लाहौर में उसकी पेशी थी और फर्ज जुर्म आयद उस पर होनी थी। आज यही नहीं, इमरान खान भी नेशनल असेंबली की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। उन्होंने संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। जब इमरान खान बैठक में पहुंचे तो नेताओं ने वजीर आजम जिंदाबाद के नारे लगाए। यानी उनके समर्थक अब भी इमरान को प्रधानमंत्री मानते हैं। इमरान खान ने बैठक में जाने से पहले विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। जो आदमी 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस, उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। इमरान खान शहबाज शरीफ पर निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन उन्हें भी एहसास होगा कि उनके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। उनके लिए पहली बुरी खबर यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री और शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ पाकिस्तान लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईद के बाद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हो सकती है, यानी मई के पहले हफ्ते में नवाज शरीफ पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखेंगे और तब इमरान की मुश्किल और बढ़ना तय है, क्योंकि शहबाज शरीफ भले ही प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन रिमोट तो नवाज शरीफ के पास ही रहेगा और नवाज शरीफ चुन चुन कर अपना बदला इमरान खान से लेंगे। इमरान खान के खिलाफ कई मुकदमे पिछले कई साल से दर्ज हैं। इनमें विदेश से चंदा लेने का मामला भी है। इन मुकदमों को नई सरकार खोल सकती है। इस बीच इमरान खान के समर्थक बीती रात सड़कों पर उतरे। बहुत बड़ी रैली हुई। इमरान के समर्थकों ने जमकर नारे लगाए। शहबाज शरीफ को चोर कहा गया। पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके लिए अवाम परेशान है। गवर्नमेंट गई है और अवाम परेशान है कि क्यों हमारे लीडर को हटाया गया है। लेकिन अब सत्ता बदल चुकी है। चुनाव अगले साल होने हैं, यानी काफी वक्त है। अगर विदेशी साजिश के आरोप गलत साबित हुए तो इमरान पर देशद्रोह का केस चल सकता है। यही नहीं, उनकी पत्नी बुशरा बीवी की दोस्त फराह खान पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। फराह पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब प्रांत में पैसे लेकर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग बड़े पैमाने पर किए। यानी आने वाले दिनों में इमरान पर शिकंजा कस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.